डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का लेक्चर होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज हम शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12 2026 बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने के लिए अब हमें पता है बहुत सारे इसमें सर्कुलर फ्लो मॉडल है, देन वी हैव टाइप्स ऑफ गुड्स कौन कौन से होते हैं, मैक्रो माइक्रो में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ऐसी जगह से ये सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहूंगी जहां से आपका कंसेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट होता है, राइट? मतलब वी एज ह्यूमंस ओनली एक्सेप्ट दोज थिंग्स विच आर फ्रूटफुल टू अस, राइट? हमें वही चीजें समझ में आती है जिसका बेनिफिट हमें समझ में आता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी क्यों है, ठीक है? तो मैं आपसे कहती हूं अपना दिन शुरू करिए, आसपास देखिए, ठीक है? आप दुकान जा रहे हैं, आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, आप क्या जनरेट कर रहे हैं? डिमांड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? आप बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप स्कूल जाते हैं वो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रही है, ये क्या है? इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? वो भी किस चीज की डिमांड फुलफिल कर रहे हैं कि भाई लोगों को एजुकेशन चाहिए, बच्चों को एजुकेशन चाहिए, और वो क्या कर रहे हैं? एजुकेशन को दे रहे हैं। सो दे आर एक्टिंग एज अ सप्लायर फॉर इट, राइट? आप एजुकेशन ले रहे हैं ताकि आप आगे जाके अपना बिजनेस कर सकें या कहीं पे नौकरी कर सकें। अगेन दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट किसका पार्ट होता है? इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। अगर आप अपनी बिजनेस की बात करेंगे, आप कुछ प्रोडक्शन करेंगे या कुछ सर्विसेज बनाएंगे, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है? ये तो हो गई आपके आसपास की चीजों की बात। अब मैं बात करती हूँ, आप बैठे, आपने न्यूज़पेपर खोला या इकोनॉमिक टाइम्स खोला, टाइम्स ऑफ इंडिया खोला अपने फोन में, और आपने देखा कि आज का स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। व्हाट इज दिस? इकोनॉमिक्स। आपने देखा कि जो नेशंस हैं उनके बीच में, अब आपको पता है वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है ट्रेड पर। रोज जो हमारे नेबरिंग नेशंस हैं, किसी में कुछ लड़ाई हो जाती है, कभी कुछ अनबन हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेड ट्रीटीज खराब हो जाती हैं। कोई किसी के साथ ट्रेड खत्म कर रहा है, कोई किसी के साथ रिलेशनशिप्स खत्म कर रहा है, या कोई दो नेशंस आगे बढ़ रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन इकोनॉमिक्स, राइट? अब आपने किसी कंपनी के बारे में पढ़ा, दैट इज अगेन इकोनॉमिक्स। सो स्टार्टिंग योर डे टू एंड ऑफ योर डे, आप कोई भी एक्टिविटी लेते हैं बेटा, वो किसी ना किसी तरीके से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बन ही जाती है। इतना जरूरी है इकोनॉमिक्स हमारे लिए, इतना ज्यादा रेलिवेंट भी है और इतना ज्यादा रियल भी है, राइट? अब इकोनॉमिक्स बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको होते हुए नजर आता है, राइट? आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज, उसके बाद स्टॉक मार्केट जैसी चीज, गोल्ड के प्राइसेस, चीजों के प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, राइट? वॉर्स की वजह से इकोनॉमीज कैसे डूब रही हैं, रिसेशन में कैसे जा रही है। अभी हमने बांग्लादेश का एग्जाम्पल देखा था, श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा था, जहां पूरी की पूरी इकोनॉमीज डूब रही हैं, रिसेशन में जा रही हैं, डिप्रेशन में जा रही हैं, करेंसी का फेलियर हो रहा है, कैसे डॉलर का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है आईएनआर के अगेंस्ट में। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा? इकोनॉमिक्स है। तो आपको अपने इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए एक बेसिक नॉलेज होना इकोनॉमी की, कि ये इकोनॉमी फंक्शन कैसे कर रही है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है? अब आपने पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने बात की थी एक इंडिविजुअल होता है और उस इंडिविजुअल की एक समस्या होती है। क्या समस्या होती है? ये है वो इंडिविजुअल, ठीक है भाई, ये हूं मैं। अब मेरी मूल समस्या क्या थी? मेरी समस्या ये थी कि मेरे पास कुछ रिसोर्सेस थे और मेरी कुछ वांट्स थी, ठीक है मैम? बिल्कुल सही बात है। अब जो मेरे रिसोर्सेस थे वो थे इतने, और जो मेरी वांट्स थी वो थी इतनी, ठीक है? मतलब वांट्स ज्यादा है और रिसोर्सेस कम है। तो अब मुझे क्या करना था? अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना था इस तरीके से कि मेरी कुछ वांट्स पूरी हो जाए और कुछ वांट्स को मैं पोस्टपोन कर सकूं। क्या कर सकूं? पोस्टपोन, या आगे टाल सकूं या उन्हें हटा सकूं, राइट? तो इसे हमने क्या बोला था बेटा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या बोला था हमने इसे? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमने ये समझा था कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो हर एक इंडिविजुअल को आती है, ठीक है? अब इंडिविजुअल्स मिलके क्या बनाते हैं? एक सोसाइटी बनाते हैं। ये मैं थी, ये कोई मेरा दोस्त है, ये मेरा एक और दोस्त है, और ये मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है? अब हम सब की सेम समस्या है कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं और हमारी कुछ वांट्स हैं, और हर किसी के पास यही प्रॉब्लम है कि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उनकी वांट से कम है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर एक इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेस का मैं समेशन ले लूं, यानी कि सारे रिसोर्सेस को मिला लूं और सबकी वांट्स को मिला लूं, ठीक है, सबकी वांट्स को भी मिला लूं, तो भी क्या रहेगा, जितनी भी रिसोर्सेज होंगे वो हमेशा कम होंगे सबकी वांट्स के अगेंस्ट में। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? राइट। तो ये जो बेटा मैं इंडिविजुअल की बात कर रही थी, इसे हम बोलते हैं बेटा माइक्रो। इसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो। और जब मैं पूरी इकोनॉमी की बात करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भाई जब मैं पूरी इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, जैसे मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, तो इंडिया एज एन इकोनॉमी हैज सम रिसोर्सेज एंड इट ऑल्सो हैज सम वांट्स और नीड्स, मतलब कुछ डिमांड भी है, लेकिन रिसोर्सेज कम है और वांट्स ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पूरी इकोनॉमी को भी देखनी पड़ रही है। ठीक है, तो जो एक इंडिविजुअल का मेन प्रॉब्लम था वो एक नेशन या वो एक इकोनॉमी की भी प्रॉब्लम है कि नहीं है, जिसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसे? प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, जिसकी वजह से क्या आती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कमी की वजह से हमें क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है। किसकी वजह से? कमी की वजह से। अरे मैम ये कैसी बात कर रहे हो, इतने सारे पैसे तो हैं इंडिया के पास, है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहाँ है? क्यों नहीं है? अगर बेटा रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो हर साल बजट बनाने की जरूरत क्या थी? बजट तो आप जैसे और हम जैसे लोग बनाते हैं अपने घर का खर्च बनाने के लिए, राइट। अब नेशंस को बजट बनाने की क्या जरूरत है? बेटा नेशंस को हमसे ज्यादा जरूरत है। अब नेशन वाइड उन्हें पता है कि भाई कुछ जगहों से पैसे आएंगे, इतना पैसा है, अब इस पैसे का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? अरे भाई पाकिस्तान 24 घंटे बाउंड्री पे खड़ा रहता है, एलओसी पे खड़ा रहता है, तो डिफेंस तो चाहिए हमें। अच्छा ठीक है, डिफेंस पे खर्चा करना है। अरे भाई कोविड आ गया था, अब कोविड आया था तो हमें समझ में आया था कि हेल्थ केयर कितना जरूरी है, तो भाई हेल्थ केयर में तो खर्चा करना है, बिल्कुल करना है। ठीक है, अब बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल जैसी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो उन्हें रिसोर्सेज भी तो चाहिए, रोड्स चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो भाई इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। ठीक है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हो गया। अब भाई पढ़ाई इतनी ज्यादा जरूरी होती जा रही है, अब हर घर तक हमें इंश्योर करना है कि हर एक बच्चा पढ़ाई करे, तो उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स चाहिए, सब्सिडीज चाहिए, तो एजुकेशन में भी खर्चा करना है, बिल्कुल करना है। तो इस तरीके, और अब हम फार्मर्स को कैसे भूल सकते हैं? हर साल हम लोग देखते हैं भाई फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, बिल्कुल होगा भी, क्योंकि फार्मर्स ऐसे लोग हैं जिनके पास कम से कम तक पैसा पहुंचता है, राइट, तो फार्मर्स की भी हेल्प करनी है। तो इतने सारे सेक्टर्स हैं बेटा गवर्नमेंट के पास कि उन्हें सब में पैसा लगाना है। किसमें कितना पैसा लगाना है ये कैसे डिसाइड होगा? बजट के थ्रू होगा, राइट। तो समझ में आया बजट क्यों बन रहा है? क्योंकि क्या एग्जिस्ट करती है? प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। मतलब एज एन इकोनॉमी ऑल्सो हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और जो नीड्स हैं, अब मैंने यहाँ पे वांट्स क्या क्या बताई, सोच के देखो। डिफेंस, ठीक है, मेडिसिन, स्कूल्स यानी कि एजुकेशन, मेडिसिन की जगह आप हेल्थ केयर भी लिख सकते हैं, स्कूल्स की जगह आप एजुकेशन भी लिख सकते हैं, डिफेंस की जगह आप सेफ्टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो ऐसे ही 36 और जगहें होंगी जहां पर हमारे देश को पैसा लगाना होगा, लेकिन रिसोर्सेज क्या होंगे? लिमिटेड होंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट को भी क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन सी वांट्स को प्रायोरिटाइज किया जाए, राइट, किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाए और किस सेक्टर को थोड़ा कम दिया जाए, ताकि उसकी डेवलपमेंट बाद में हो सके। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया माइक्रो से मैक्रो का सफर। यहां पर मैं आपको समझा रही हूं एसोसिएशन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैम एसोसिएशन क्यों बता रहे हो? हर जगह तो डिफरेंसेस पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि बेटा डिफरेंस जानने के लिए एक कॉमन ग्राउंड भी तो होना चाहिए। अब मैं कह रही हूं दैट आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ टू एलॉन मस्क, राइट। अब आप कहोगे मैम आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ना आप बिलियनियर हो, राइट, ना आप टेक्नोलॉजी से जाते हो, ना आपके पास टेस्ला जैसी कंपनी है, तो आप अपना कंपैरिजन किस बेसिस पे कर रहे हो? कंपैरिजन के लिए कुछ कॉमन भी तो होना चाहिए। ठीक है भाई, अब बात तो तब होगी जब आप अंबानी और अडानी जी को कंपेयर करें कि भाई दोनों ही इतने महान लोग हैं, दोनों ही इतने अमीर हैं, आप दोनों की वेल्थ को कंपेयर करें, तब हमें समझ में आए।
राइट। तो बेटा डिफरेंस देखने के लिए सबसे पहले कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। तो माइक्रो और मैक्रो का एसोसिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लाइक अ ब्रिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज लाइक अ हाउस। ठीक है, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स घर है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कॉलोनी है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स एक कॉलोनी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी एक डिस्ट्रिक्ट है, राइट। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स एक डिस्ट्रिक्ट है तो उस पूरी स्टेट क्या बन जाएगी, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाएगी। स्टेट अगर माइक्रो है तो बेटा नेशन क्या बन जाएगा, मैक्रो बन जाएगा। What I'm trying to tell you is that micro and macro are subjective terms। ठीक है, जब आप एक बड़े कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसे बोलेंगे मैक्रो, और उसका जो छोटा कंपोनेंट होगा उसे हम बोलेंगे माइक्रो। तो बेटा जब हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे थे, इस इंडिविजुअल की स्टडी को हमने क्या बोला था बेटा, माइक्रो बोला था। जब हम सारे इंडिविजुअल्स को साथ में ले आएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, मैक्रो बोलेंगे। जो ये इंडिविजुअल्स थे बेटा इकोनॉमी में, ये दो रोल्स प्ले कर रहे थे। ये या तो किसी चीज के कंज्यूमर थे या किसी चीज के प्रोड्यूसर थे। क्या थे, प्रोड्यूसर थे। ठीक है, तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे हम पढ़ते थे इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे सारे कंज्यूमर्स के बारे में। अब कंज्यूमर क्या क्रिएट करता था बेटा, डिमांड क्रिएट करता था। ठीक है, और प्रोड्यूसर क्या क्रिएट करता था, सप्लाई क्रिएट करता था। बिल्कुल करता था। ठीक है, तो जब मैं इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रही थी और इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रही थी तो वो क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स था। अब जब मैं एग्रीगेट यानी कि एक साथ सब लोगों की डिमांड और एग्रीगेट यानी कि टोटल सबकी सप्लाई की बात करूंगी तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये तो हो गया एक टॉपिक हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके अलावा मैम अभी आपने समझाया कि भाई गवर्नमेंट को पैसे लाने भी हैं, खर्च भी करने हैं, राइट। तो इसके लिए बेटा कुछ पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लाती है जिसे हम बोलते हैं बेटा फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं हम लोग, फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं हम इन्हें, फिस्कल पॉलिसी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हो गया हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, फिस्कल पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड योर फिस्कल पॉलिसी। ये तीन चीजें समझ में आ गई। चलिए मैम ये समझ में आ गया। अब क्या है, ये जो प्रोड्यूसर थे ये बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल्स जो हैं इनके पास भी कुछ रिसोर्सेज हैं और इनके पास भी कुछ रिसोर्सेज हैं। देख लेते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। अब हमें पता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो थी उसे हम फ्री मार्केट ऑपरेशन से सॉल्व कर देते हैं। फ्री मार्केट ऑपरेशंस मतलब कि भाई मार्केट में कुछ डिमांड होगी, कुछ सप्लाई होगी। जिस चीज़ की डिमांड होगी उसकी सप्लाई क्रिएट हो जाएगी, राइट। जिस चीज़ की डिमांड नहीं होगी उसकी सप्लाई अपने आप घट जाएगी। तो फ्री मार्केट ऑपरेशन यानी कि डिमांड और सप्लाई अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई किस चीज़ की कितनी प्रोडक्शन होगी एक इकोनॉमी में, और इससे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस खत्म हो जाती है। ऐसा मानना था हमारे पुराने इकोनॉमिस्ट का, हमारा मानना नहीं है। ये किसका मानना था, पुराने इकोनॉमिस्ट का। उनका क्या मानना था कि जो फ्री मार्केट, बेटा ये सारी टर्म्स बहुत जरूरी हैं, जो फ्री मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, फ्री मार्केट ऑपरेशंस मैम क्या होते हैं, फ्री मार्केट ऑपरेशंस डिमांड एंड सप्लाई, इससे हम लोग प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम पर आ जाता है, मतलब सेटल हो जाता है कितनी किस चीज की डिमांड है। अब मैं कह रही हूँ कि भाई एक नेशन में कितनी गाड़ियां प्रोड्यूस होंगी या कितनी गाड़ियां इंपोर्ट होंगी, इसका डिपेंडेंसी किस पे होगी, सप्लाई पर। ठीक है, सप्लाई अपने आप डिसाइड कर लेगा कि भाई कितनी डिमांड क्रिएट हो रही है, उस हिसाब से प्रोडक्शन हो जाएगी, राइट। फोन्स कितने बनने हैं इस चीज का भी डिटर्मिनेशन हो जाएगा, जितनी आपकी डिमांड होगी उतनी सप्लाई हो जाएगी। अगर एक्सेस सप्लाई होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, राइट। और डिमांड अगर एक्सेस सप्लाई होगी तो प्राइस क्या होगा, घट जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी और वो दोबारा किस पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। अब बेटा ये तो कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसकी डिमांड हम लोग क्रिएट करते हैं। अब रोड्स हो गई, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, इनकी डिमांड कौन क्रिएट करेगा,
राइट। इनकी डिमांड क्रिएट होती है बेटा नेशनल लेवल पर, ठीक है। तो जब मैं कह रही हूँ फ्री मार्केट ऑपरेशन, डिमांड एंड सप्लाई, बहुत टाइम तक बेटा जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उनका मानना था कि ये दिस इज सफिशिएंट फॉर एन इकोनॉमी। उसके बाद बेटा आया एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इवेंट जिसे हम बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। क्या बोलते हैं हम इसे? ग्रेट डिप्रेशन। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। फिर आया ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के बाद बेटा हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट है जिसे हम बोलते हैं जॉन मेनार्ड कीनस, ठीक है। इनका नाम गांठ बांध लीजिए। क्यों बांध लीजिए? क्योंकि इन्हें बोला जाता है बेटा फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों बोला जाता है मैम? इनकी कुछ बहुत प्रचलित किताबें थी जिन्होंने हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से इंट्रोड्यूस करवाया और उसका एक फाउंडेशन स्टोन रखा। आज के टाइम पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ज़्यादातर जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे इनकम का कंसेप्ट, बजट का कंसेप्ट, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, ये किन्होंने दिया है? कीनस ने दिया है, जॉन मेनार्ड कीनस। तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद इकोनॉमिस्ट को रियलाइज हुआ कि डिमांड और सप्लाई जो है वो काफ़ी नहीं है एक इकोनॉमी को डिप्रेशन जैसी सिचुएशन से निकालने के लिए, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन में कोई भी डिमांड और सप्लाई काम नहीं आ रहा था। मैम क्यों नहीं आ रहा था? तो एक छोटा सा मेरे साथ एग्जांपल देखो, ठीक है। स्टे विद मी, एक बहुत अच्छी सी कहानी सुना रही हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, टाइमलाइन दिखा रही हूँ बड़ी प्यारी सी। ये है वर्ल्ड वॉर 1, ये खत्म हुआ, चलिए जी खत्म हो गया। अब वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही खत्म हुआ, राइट, एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड घटने लगी और उसी टाइम पर स्टीम इंजन और रेलवे ट्रैक्स का आविष्कार हुआ, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स। अब मैम इससे क्या हुआ? स्टीम इंजन्स कहाँ पे यूज होने लगे? मशीन्स में इस्तेमाल होने लगे, बड़े बड़ी मशीन्स में। मतलब अब जो प्रोडक्शन था वो बल्क में हो रहा था, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज बनने लगी थी क्योंकि मशीन्स यूज हो रही थी जो स्टीम इंजन्स पर चलती थी। और ये सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता था क्योंकि रेलवे ट्रैक्स बनने लगे थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से सारी इकोनॉमीज हटके, अब ये मैं बात कर रही हूँ ग्रेट ब्रिटेन की, जहां पे सबसे पहले हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। तो एग्री बेस्ड इकोनॉमी से हटके, एग्री इकोनॉमी से हटके हम लोग किसकी तरफ आने लगे? मतलब जो फर्स्ट नेशंस हैं वो किसकी तरफ आने लगे? वो आने लगे बेटा प्रोडक्शन फर्म्स की तरफ। किसकी तरफ आने लगे? प्रोडक्शन फर्म्स की तरफ, जिसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या आई थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड आया था। अब हुआ क्या? बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, तो प्रोडक्शन हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है? चलो की पॉइंट्स लिख लेते हैं। प्रोडक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा। अब प्रोडक्शन जब बल्क में हो रहा है तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। चलिए ठीक है, डन। दूसरा क्या होने लगा? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने लगी। अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है तो डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग सामान भी तो खरीदेंगे, डिमांड बढ़ने लगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है? ठीक है। कंपनीज और बड़ी बड़ी होने लगी क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रही थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, जिसकी वजह से क्या बना? स्टॉक मार्केट, ठीक है। क्योंकि कंपनीज को चाहिए था और पैसा बड़ा होने के लिए, वो पैसा कहां से आएगा? स्टॉक मार्केट से आएगा। तो क्या बनने लगे? स्टॉक मार्केट्स बनने लगे। अब लोगों के पास जब डिमांड पूरी हो जाएगी तो लोग क्या करना शुरू करेंगे? इन्वेस्टमेंट। क्या करनी शुरू करेंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, प्रोडक्शन में लगाएंगे, राइट। अब जितना पैसा इन्वेस्टमेंट में लगेगा उतनी प्रोडक्शन और होगी, प्रोडक्शन और होगी तो एम्प्लॉयमेंट और होगी, एम्प्लॉयमेंट और होगी तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब इसमें एक चीज आ गई बेटा, क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट मतलब उधारी। आपको कुछ सामान खरीदना है, क्रेडिट पे खरीद लो, बैंक आपको लोन दे देंगे, ठीक है। सब लोगों के पास घर है, सब लोग टीवी खरीद रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, जिन्हें उस टाइम पे बोला जाता था बेटा वाइट गुड्स, ठीक है। तो सब लोग खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे ले लेके सामान खरीद रहे हैं। अब लोगों अगर कोई इंसान 10 रुपए कमा रहा है तो वो कह रहा है मैं 1 रुपए का सामान खरीद लूंगा, बाकी 9 रुपए क्या करूंगा? इन्वेस्ट कर दूंगा ताकि मुझे और रिटर्न मिले। तो कोई भी अब जो सामान है वो एक्चुअल पैसे पे नहीं खरीद रहा है, वो किस पे खरीद रहा है? क्रेडिट पे खरीद रहा है। तो इस तरीके से एक बबल क्रिएट होने लगा, सब बस उधारी पे सामान खरीदी जा रहे हैं, खरीदी जा रहे हैं, खरीदी जा रहे हैं। धीरे धीरे बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास कभी तो क्रेडिट लिमिट खत्म होगी,
वो हो गई, ठीक है, क्योंकि कोई भी चेक नहीं कर रहा था कि भाई किसकी अगेंस्ट में आप क्रेडिट दे रहे हो। अब बैंक ने कहा कि भाई चलो तुम पैसे नहीं दे रहे हो तो हम तुम्हारा सामान जब्त करेंगे, ठीक है। घर लोगों के घर गए, उनका टीवी, रेफ्रिजरेटर सब कुछ उठा लिया। अब वो उठा तो लिया, उसका करोगे क्या? मार्केट में इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रखी है, सब लोगों ने टीवी रेफ्रिजरेटर ऑलरेडी खरीद रखा है, तो उसे खरीदेगा कौन? जो सामान आ गया है उसका वापस पैसा बनाओगे कैसे? तो अगेन जो ये क्रेडिट बबल था ये बर्स्ट हो गया, जिसे हमने बोला बेटा ग्रेट डिप्रेशन। पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, ठीक है, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि भाई पैसा तो किसी के पास है ही नहीं, सब टोपी घुमा रहे हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। अब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जैसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लैप्स होने लगे, आपको पता लगेगा भाई पीएनबी डूबने वाला है। मैं बोल नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि हमारा बैंकिंग सिस्टम फेल होने वाला है। तो आप क्या करोगे? बैंक्स के आगे लाइन लगेंगे, सब अपना पैसा निकालने के लिए पहुंच जाएंगे। अब बैंक से सब लोग पैसा निकाल लेंगे तो बेटा जो पूरी कंट्री होगी, जो इकोनॉमी होगी, उसके पास पैसा कहाँ बचेगा? फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंस कहाँ बचेगा? सब लोग पहुंच गए, पैसा है नहीं बैंक्स के पास, सब लोग दिवालिया घोषित हो रहे हैं, सब अपना पैसा स्टॉक मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन फर्म्स के पास पैसा है नहीं। अब डिमांड तो क्रिएट हो ही नहीं रही है, क्योंकि लोगों को नहीं चाहिए सामान, अब लोगों का हो गया है। अब डिमांड बंद होते ही एम्प्लॉयमेंट खत्म, प्रोडक्शन वैसे ही नहीं हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट और खत्म हो गई, तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो पैसा आ रहा था और डिमांड खत्म हो गई, तो डिमांड भी खत्म, सप्लाई भी खत्म। अब इकोनॉमी आ गई स्टैंड स्टिल पर। स्टैंड स्टिल यानी कि भाई आप आगे करना क्या है? ना डिमांड है, ना सप्लाई है, ना पैसा है, हर तरफ सिर्फ केओस ही केओस है। अब कर लो डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई से इससे बाहर आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो इसे बोलते हैं बेटा द ग्रेट डिप्रेशन, राइट। इतना ज्यादा ग्रेट था कि इसका नाम ही पड़ गया ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जब आई, इसे मैंने लिखा है रेड मार्कर से, क्योंकि ये है सबसे बड़ा रेड फ्लैग, राइट, आपकी जनरेशन की बहुत कॉमन टर्म। अब जब ये ग्रेट डिप्रेशन आ गया, ठीक है, अब आ तो गया है, जाएगा कैसे? किसी इकोनॉमिस्ट को समझ में ही नहीं आ रहा था। सबने कहा डिमांड और सप्लाई अपने आप कर लेंगे, लेकिन डिमांड और सप्लाई दोनों ठप पड़े थे। डिमांड हो नहीं रही थी, सप्लाई कहाँ से होगी जब डिमांड नहीं होगी? लोगों के पास जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएंगे खर्च करने के लिए? तो सब वही का वही रह जाएगा, ठीक है बेटा। अब जब ये हुआ, तब कीनेस ने कहा कि भाई आपको इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ने की जरूरत है, एज अ होल गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की जरूरत है। तो हमने कहा कि भाई पहले तो स्टॉक मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। कंपनीज स्टॉक मार्केट में तभी आएंगी जब उनके फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे, तभी कंपनीज का जरूरी होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करना, ठीक है। ये क्रेडिट का घोटाला कैसे हुआ? पहले बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। बैंकिंग सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक की कुछ पॉलिसीज होंगी जो ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है भाई। ये अलग टॉपिक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सेंट्रल बैंक जो पॉलिसीज निकालता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को कंट्रोल करने के, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या बनाती है? फिस्कल पॉलिसी। ये सब की जरूरत है टू कंट्रोल एन इकोनॉमी की इकोनॉमी में डिप्रेशन, रिसेशन और बहुत हाई इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन ना आए। इसे हम बोलते हैं बेटा इकोनॉमिक साइकिल। एक इकोनॉमिक साइकिल कैसे चलती है? पहले इन्फ्लेशन आता है, फिर थोड़ा लोअर जाता है, फिर रिसेशन, डिप्रेशन, फिर अगेन इन्फ्लेशन, ऑन एंड ऑन। एक इकोनॉमी इस तरीके से दिखती है, ठीक है। मतलब ऊपर तो चलती रहती है, लेकिन इन्फ्लेशन और रिसेशंस आते रहते हैं। लेकिन इन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से, ठीक है बेटा। तो यहां से शिफ्ट हुआ कि डिमांड एंड सप्लाई काफी नहीं है, इसमें सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म नहीं है। जो अभी तक हमें लग रहा था कि अपने आप प्रॉब्लम ऑफ चॉइस खत्म हो जाएगी, वो नहीं है। तो हम किसकी तरफ आए? मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। इसीलिए बेटा जॉन मेनार्ड कीनेस ने स्टार्ट की मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज भी हम उस मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। काफी सारे हमने टॉपिक कवर कर लिए। बजट पढ़ेंगे, राइट। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। बजट पढ़ना है हमें, फिर हमें मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है, फिस्कल पॉलिसी पढ़नी है, बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है, मनी रेगुलेशन पढ़ना है, राइट। बहुत सारी टर्म्स हमारी कवर हो गई हैं। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड आपने जो टॉपिक्स बताए, अब हमें थोड़ा बेसिक से भी समझा दो, ठीक है।
तो वापस आ जाते हैं जहाँ पे हमने खत्म किया था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पर। पहले उसकी भी बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड कौन क्रिएट करता है बेटा? हाउस होल्ड क्रिएट करता है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर है हाउस होल्ड और यहाँ पर है फर्म। फर्म क्या कर रही है? प्रोडक्शन। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? वो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन्हें कंज्यूम कर रहा है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस हाउस होल्ड का पर्पस इससे ज्यादा है। क्या है मैम वो? आइए यहाँ देखते हैं, ये है फर्म। अब हाउस होल्ड के पास होते हैं बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़े होंगे, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। क्या क्या थे? लैंड मतलब सारे नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर यानी कि ह्यूमन कैपिटल जिन्हें वेजेस और सैलरीज दी जाती है, कैपिटल यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो पैसे के अगेंस्ट में खरीदी जा सकती है जैसे मशीनरी वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो इनमें से हाउस होल्ड में इतने सारे लोग थे, अब सबने डिमांड रिकॉग्नाइज की, कोई एक उठ के ये तो कहेगा ना कि हाँ चलो मैं प्रोडक्शन करूंगा, तो ये कौन है? एंटरप्रेन्योर है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स लेके यहाँ पहुंचेगा और स्टार्ट करेगा प्रोडक्शन फर्म, और अपने भाई बंधुओं से यानी कि हाउस होल्ड से कहेगा कि मुझे दे दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या दे दो? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्यों दे दो? इनका नाम ही क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। इनसे क्या होगी? प्रोडक्शन होगी। नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, लेबर यानी कि ह्यूमन कैपिटल इस्तेमाल होगी, कैपिटल यानी कि मशीनरी और पैसा इस्तेमाल होगा, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि ओनरशिप राइट्स, ठीक है। अब ये इसके बदले में क्या लेंगे? पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब फर्म क्या करेगी? ना पेमेंट देगी। कैसे करेगी मैम पेमेंट? लैंड के बदले में मिलेगा रेंट, ठीक है जी। लेबर के बदले में मिलेगा सैलरी एंड वेजेस, कैपिटल के बदले में मिलेगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गया एक साइड। अब दूसरी साइड क्या है मैम? दूसरी साइड ये है बेटा कि फर्म फिर हाउस होल्ड को देगी फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो यहाँ पे प्रोडक्शन होगी वो कंज्यूम कौन करेगा? वो कंज्यूम करेंगे हाउस होल्ड, ठीक है। और इसके बदले में वो उन्हें क्या करेगी? पेमेंट फॉर फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से यहीं से आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी समझ सकते हैं। ये क्रिएट कर रहे हैं डिमांड, ये क्रिएट कर रहे हैं सप्लाई। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं किस चीज की? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। और ये सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं किसकी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, राइट। तो यहां पर आता है फैक्टर मार्केट और यहां पर आता है गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट। अब बेटा इस तरीके से इकोनॉमी में जो पैसा और जो गुड्स है वो सर्कुलेट होते हैं। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा रियल फ्लो, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। और इसे बोलते हैं बेटा हम मनी फ्लो। क्या बोलते हैं इसे? मनी फ्लो, क्योंकि यहाँ पे पैसे का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये है रियल फ्लो, ये है मनी फ्लो। इसे बोलते हैं हम लोग बेटा टू सेक्टर मॉडल। ये हमारी इकोनॉमी को समझने का एक सबसे सिंपल मॉडल है। हमारी इकोनॉमी में बेटा इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं कि सबको एक साथ समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम धीरे धीरे एक एक करके कंपोनेंट्स लेकर आते हैं, उन्हें एक साथ रखते हैं और उनके बीच का रिलेशनशिप स्टडी करने की कोशिश करते हैं ताकि हम एक एसोसिएशन डेवलप कर सके। अब यहाँ पे एक एसोसिएशन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब मैम इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि बेटा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 फेजेस में है। एक है इसमें प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन हो रही है, फिर इनकम जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? इनकम जनरेट हो रही है। जब वो इनकम बन जा रही है तो उसे खर्च किया जा रहा है ऑन फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बेटा एक इकोनॉमी में 3 चीजें हमेशा चलती रहती हैं, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। और जब तक ये तीनों चीजें चल रही हैं तब तक एक इकोनॉमी हेल्दी इकोनॉमी है। जब मैंने आपको ग्रेट डिप्रेशन का एग्जांपल दिया, वहां पे ये तीनों चीजें ही खत्म हो गई थी। प्रोडक्शन खत्म हुई तो इनकम खत्म हो गई, एक्सपेंडिचर भी खत्म हो गया। अब इनमें से एक भी चीज खत्म होगी तो बाकी दोनों भी ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या बनाते हैं? ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो एक इकोनॉमी के हेल्दी रहने के लिए प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर हमेशा होता रहना चाहिए। तो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में बजट वगैरह तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
राइट। अब इसी सर्कुलर मॉडल में बेटा और भी चीजें आती है, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसे हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है। आज का लेक्चर क्या था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो मतलब समझ में आएगा। वापस बुक खोलिए, जॉन मेनार्ड कीनिस का नाम आएगा तो स्ट्राइक करेगा आपको। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगी, स्ट्राइक करेगा आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, चैप्टर्स के नाम देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारे चैप्टर क्यों आ रहे हैं। यही मेरा गोल था इस क्लास का, कि आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकूं कि आपकी जिंदगी में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, एक नेशन के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से काम क्यों नहीं चल रहा था कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में आए। ठीक है, अब आज का आपका होमवर्क माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंसेस जो हैं वो पढ़ने हैं, उन्हें रीड करिए। अब जब हम उन्हें रीड करेंगे तो बेसिस वाले जो पॉइंट है वो बहुत जरूरी है, वो पढ़िए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा, और आगे की क्लासेस पुराने तरीके, घिसे पिटे तरीके से ही चाहिए या जैसे हमने आज पढ़ाई की वैसे करनी है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी बैक अगेन विद अनदर वेरी गुड वीडियो। सो थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।